अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 18 जो कि फॉर लूप्स के बारे में है। और फॉर लूप्स वो तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही वाइड रोल रखता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। फॉर लूप इस तरह बहुत सारे लूप है, लेकिन अभी के लिए हम फॉर लूप पढ़ रहे हैं। और जो भी लूप्स होते हैं जैसे कि फॉर लूप है, फिर वाइल लूप भी होता है, डू वाइल लूप भी होता है, फॉर ईच भी होता है, फॉर इन भी होता है, फॉर ऑफ, वो बहुत सारे हैं, लेकिन वो फिर आगे आ रहा है। अभी पहले सबसे हम पढ़ेंगे फॉर लूप, जो कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फॉर लूप मेरे ख्याल से पहले ही बेस को पढ़ाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर वो चीज़ें इस तरह सिंटैक्स होता है जो कि लोगों को अच्छी तरह से समझ आती है। इस वजह से मैं पहले फॉर लूप को पढ़ाऊँगा कि फॉर लूप क्या चीज़ है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो इसको समझते हैं, इसकी थ्योरी समझते हैं, फिर प्रैक्टिकली देखेंगे इसको। तो इन जावास्क्रिप्ट अ फॉर लूप इज़ अ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। फॉर लूप क्या होता है? एक कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होता है। नाम से जाहिर है कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट ये कंट्रोल करता है स्टेटमेंट के फ्लो मतलब जो स्टेटमेंट नीचे एक दूसरे के नीचे जा रही है उसी फ्लो को ये कंट्रोल करता है। दैट अलाउज यू टू repeatedly execute a block of code as long as a specified condition is true. To execute a block of code as long as specified condition is true. इसमें क्या होता है आपको पता है कि फॉर लूप के अंदर अगर आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, अगर पढ़ा नहीं है तो इससे सीखने मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अगर फिर भी अपने लूप्स के बारे में लूप्स को देखा है पहले, तो आपने देखा होगा कि लूप्स के अंदर हम कोई कंडीशन देते, लिमिट लगाते। जब वो लूप उस कंडीशन तक पहुंच जाए तो वो लूप बिल्कुल क्लोज हो जाता है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। वो लूप क्या हो जाता है? बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। आई मीन कि उसकी लिमिट जब बराबर हो जाए लूप की तो वो तो ख़त्म ही होगा। इधर मैंने लिखा है कि रिपीटेडली एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। तो वो कोड को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करता है जब तक उसकी कंडीशन ट्रू नहीं होती। तो वो ट्रू जब होती तो मतलब जब उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं होती, जब उसकी कंडीशन उस लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं होती तो वो ब्लॉक ऑफ कोड यानी कोड की एक स्निपेट, कोड की एक सिंटैक्स को वो बार बार एग्जीक्यूट करता है, रिपीटेडली उसको एग्जीक्यूट करता है जब तक उसकी कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। जब तक उसकी कंडीशन ट्रू है वो उसी ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा बार बार। तो ये था फॉर लूप के बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन और इसकी सिंटैक्स कुछ इस तरह से होती है। मैंने सिंटैक्स लिखा है फॉर। तो पहले इसके अंदर एक पार्ट होता है इनिशियलाइजेशन। इसके अंदर इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट होता है, एक इनिशियलाइजेशन पार्ट। दूसरा होता है कंडीशन और तीसरा होता है इटरेशन। इनिशियलाइजेशन होता है, दूसरा कंडीशन पार्ट, तीसरा इटरेशन पार्ट। बस ये तीन पार्ट आपने इसको गौर से देखने के, तीन पार्ट होते हैं और इसको कैसे यूज़ करना है। फिर इसके बाद इनके बीच एक कोड होता है जिसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। इसके ज़रिए हम कोई भी कोड एग्जीक्यूट करना अगर हम करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं। इसके बीच जो कोड लिखेंगे तो वो जितनी मरतबा हम उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो वो वो उतने ही बार इटरेट होगा जितनी बार हम उसको इटरेट यानी एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। मैंने एग्जांपल भी दिया है। मैंने एक आई दिया है, उसको मैंने एक इनिशियलाइज़ किया, उसको मैंने डिक्लेयर कर दिया। पहले तो मैंने उसको डिक्लेयर कर दिया लूप के बाहर। आपकी मर्ज़ी, आप लूप के अंदर उसको डिक्लेयर करें लेट आई इक्वल टू 0 लिखे, या आप लूप के बाहर लेके लेट आई सिर्फ लिख दे। मैंने लेट आई लिख दिया, फिर लूप के अंदर मैंने लिख दिया आई इक्वल टू 0। मैंने क्या कहा था? ये इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट है। इनिशियलाइजेशन मीन मैंने आई इक्वल टू 0 लिखा, इसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया 0 से। फिर कंडीशन पार्ट, कंडीशन स्टेटमेंट आता है। मैंने कंडीशन लगा दिया। मैंने क्या कहा कि आई कम होगा 10 से और बराबर भी हो सकता है, आई कम भी होगा और बराबर भी होगा 10 के। अभी तो कम है, लेकिन ऐसा टाइम भी आएगा जब ये 10 के बराबर होगा। सो आई इज लेस देन और इक्वल टू 10 मैंने लिखा है। ये कंडीशन स्टेटमेंट है, यानी आई तो अब 0 है यानी कम है 10 से। फिर मैंने लिखा है इटरेशन यानी आई प्लस प्लस, इसमें इटरेशन आएगा। इटरेशन का मतलब पहले समझते हैं, एक ऐसा काम जो कि बार बार रिपीट होता हो, जो कि बार बार अगेन एंड अगेन वो काम
दोहरा रहा हो यानी रिपीट हो रहा हो, तो उसी काम को, उसी बार बार होने वाले अमल को हम बोलते हैं इटरेशन। तो ये आई प्लस प्लस ये बार बार एक एक कोड को यानी इस लूप को इटरेट करेगा, इस लूप को ये इटरेट करता है, इस वजह से हम इसको बोलते हैं इटरेशन पार्ट, इटरेशन स्टेटमेंट। और उसके अंदर मैंने console.log आई कर दिया, तो इसी तरह से ये आई को 10 बार या 11 बार इस आई को क्या इटरेट करेगा, बार बार उसको प्रिंट करेगा, कंसोल करेगा। तो इसको सीधा प्रैक्टिकली मैं आपको समझा देता हूँ। तो पहले प्रैक्टिकली की तरफ चलते, प्रैक्टिकली इसको देखते, तो समझते हैं इसको, लूप को समझते हैं कि लूप क्या चीज़ है। लूप अगर आपने गौर किया, आपने वीडियोस देखी यूट्यूब पर, तो उसके अंदर एक ऑप्शन होता है लूप, एक एरो होता है, एक इस तरह का एरो लेफ्ट से राइट की तरफ गया, फिर बॉटम की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ, फिर बॉटम की तरफ, फिर राइट से लेफ्ट की तरफ, फिर टॉप की तरफ, मतलब एक स्क्वायर सा बनाया हुआ होता है, 2 एरोज होते हैं और उसके ऊपर लिखा गया होता है लूप। इट मीन्स कि जब हम उस लूप यानी उस एरोस पर क्लिक कर दे तो हमारी वीडियो लूप बन जाती है। लूप बन जाती है मीन कि वो वीडियो अगर ख़त्म भी हो जाए तो वो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली प्ले होगा, वो ऑटोमेटिकली प्ले होगा, मतलब ख़त्म होने के बाद वो फिर से चालू हो जाएगी। हमें उसको चालू करने की, हमें उसको स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो अब लूप में है, मतलब वो बार बार इटरेट होगी, वो काम बार बार क्या होगा, वो अमल बार बार रिपीट होगा। जैसे मैंने आपको इटरेशन में बताया, तो उसी तरह वो उस वीडियो में भी इटरेशंस होंगे, वो बार बार रिपीट होगी वो वैल्यू। अगर आपने ऐसी वीडियो देखी, आपने अगर इंस्टा पर देखी हो, आपने अगर किसी भी इस तरह सोशल मीडिया पर जैसे कि टिकटॉक हो या यूट्यूब हो, स्नैपचैट, किसी भी पर भी देखी हो, तो आपने एक लूप वीडियो देखी होगी। उस वीडियो को हम देखते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता कि ये अभी वीडियो ये ख़त्म हो गई है। वो अजीब सी वीडियो होती है, वो उस तरह लगता है कि ये वीडियो अभी भी स्टार्ट है। वो स्टार्ट तो होती है लेकिन हमें लगता है कि अभी भी जारी है, ये ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन असल में वो ख़त्म होती है, लेकिन वो लूप वीडियो होती है। वो ख़त्म होने के बाद फिर से इतनी जल्दी से स्टार्ट हो जाती है कि हमें पता ही नहीं चलता, तो वो असल में उसको बोलते हैं लूप वीडियो। तो अभी मैं फॉर लूप्स का सिंटैक्स लिखता हूँ, तो आप फॉर लूप को कैसे हम लिखेंगे। तो मैंने पहले आपको बताया था कि हमारे पास होता है पहला पार्ट इनिशियलाइजेशन का। तो मैं इधर लेट को डिक्लेयर, मैंने लेट लिख दिया, तो मैं आई लिख दिया। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप ए भी लिख सकते हैं, मैं अपना नाम लिख दिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने अभी के लिए तो छोटा सा वेरिएबल लिख दिया आई, और उसको मैंने डिक्लेयर कर दिया लेट कीवर्ड के थ्रू। तो मैंने आई लिख दिया, आई को इनिशियलाइज कर दिया 0 से, यानी इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट हमारी पूरी हो गई। एक पार्ट हमने कर दिया, वाह वाह। अभी करते हैं दूसरा पार्ट। इनिशियलाइजेशन तो हो गया, अभी दूसरा पार्ट है आई इज़ लेस देन 10, यानी हमारा दूसरा पार्ट भी हो गया, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। ये भी हो गया, और ये था हमारा इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, यानी 2 पार्ट्स हो गए। बस सिर्फ और एक पार्ट बाकी है। तो आपने अगर ये भी सीख लिया तो समझो आपने फॉर लूप सीख लिया। तो मैंने लिख दिया प्लस प्लस, यानी हमारा इटरेशन वाला स्टेटमेंट भी पूरा हो गया। हमारा इनिशियलाइजेशन, हमारा कंडीशनल, और उसके साथ साथ हमारा इटरेशन वाला स्टेटमेंट, तो ये तीनों बराबर हो गए। अब क्या होगा, अब मैं इसको कंसोल करता हूँ और फिर इसकी पूरी सिनेरियो आपको मैं बताता हूँ। आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि मैंने क्या कर दिया और ये क्यों आ गया, यानी बिल्कुल ही मैं इसको डिटेल से आपको समझा दूंगा, चाहे वीडियो जितनी भी लंबी हो जाए। आपने इसको सीखना है भाई, अगर सीखना है तो इसको गौर से देखना है, और वीडियो तो लंबी होगी जब मैं इसको आप डिटेल से समझाऊंगा। तो मैं कंट्रोल जे करता हूँ, उसको मैं टर्मिनल पर खोलता हूँ। आप कंसोल पर भी खोल सकते हैं, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि आप इसको कंसोल पर भी खोल सकते हैं। मैंने अभी इसको टर्मिनल पर खोल दिया क्योंकि मैं इसको प्रेफर करता हूँ टर्मिनल पर, इसको मैं देखता हूँ इसका रिज़ल्ट। तो आप उसको console.log करके आप कंसोल पर भी देख सकते हैं, इंस्पेक्ट करके फिर आपको एक कंसोल वाला टैब दिखेगा, उस पर क्लिक करें तो आपको वो दिख जाएगा। लेकिन मैं इधर से देखूंगा इसका आउटपुट। मैंने कर दिया नोट script.js, तो मुझे दिख रहा है 0 से लेकर 9 तक
और आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो इधर लिखा है लेस देन, मतलब 10 लिखा है, तो ये 10 तक क्यों नहीं चला? क्योंकि मैंने आपको बताया ना ये एक कंपैरिजन ऑपरेटर है। मैंने लिखा है कि आई कम ही होगा 10 से, तो बराबर कैसे हो सकता है? अब अगर मैं इक्वल टू लगाऊँ तभी ये 10 तक आएगा ना, तभी ये 10 तक आएगा। अभी ये 10 तक आ गया, सही है। लेकिन अभी मैंने इसको हटा दिया, अभी इसको मैं हटाता हूँ, अभी मैं बस सिर्फ 9 तक ही चाहता हूँ। लेकिन अभी मैं इसको समझाता हूँ कि क्या हुआ 0 से लेकर 10 तक नहीं 9 तक, फिर से प्रिंट कर दिया। 0 से लेकर 9 तक मुझे कैसे प्रिंट हो गया? इसके पीछे क्या लॉजिक है? किस तरह इसने ये काम किया जिसके ज़रिए इसने मुझे 0 से लेकर 9 तक ये नंबर्स प्रिंट कर दिए एक बाय एक। तो सबसे पहले आपने कान खोल कर मेरी बातें गौर से सुनिए कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, क्या क्या मैं बता रहा हूँ, आपने उसको नोट करना है, ठीक है। हम क्या कहते हैं कि पहले फॉर लूप के अंदर हमारे पास होता है इनिशियलाइजेशन। ये इनिशियलाइजेशन है, यानी हम एक वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं, हम एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं किसी वैल्यू से। मैंने आई वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया 0 से, तो ये इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट है। मैंने इनिशियलाइज कर दिया 0 से, मैंने कहा कि तुम 0 से ही स्टार्ट होगी। तुम्हारा असल मकसद ये है कि तुम अपने आप को स्टार्ट करोगे 0 से, तुम अपने आप को शो करोगे 0 से, तुम अपने आप को क्या करोगे? शो करोगे 0 से। और फिर मैंने कह दिया कंडीशनल स्टेटमेंट मैंने लिख दिया, और फिर ये जब देखेगा कि अच्छा मेरा काम ये है कि मैं 0 से ही स्टार्ट होऊंगा। आई ने कहा, आई क्या है? आई को मैंने बोला कि तुम 0 से ही स्टार्ट होगे, तुम्हारा बेसिक पॉइंट क्या है? 0। तो तुम स्टार्ट होगी 0 से, तुम्हारी इनिशियलाइजेशन 0 से ही होगी। अच्छा, तो आई अब समझ गया कि अच्छा मैं 0 हूँ, मैं 0 के बराबर हूँ, मैं 0 हूँ। तो जब ये जाएगा कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर, तो इसने देखा कि मैं तो 0 हूँ, यानी आई के अभी आप इमेजिन कर ले कि आई 0 है, आई को आई ही लिखना है, 0 नहीं लिखना है। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। मैंने लिख दिया 0, मैंने लिख दिया आई इज़ लेस दैन 10, यानी 0 इज़ लेस दैन 10, सो इट इज़ ट्रू, यानी कंडीशन ट्रू है हमारी। तो जब कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा आगे कोड चलता है। मैंने लिख दिया आई, और आई के अंदर वैल्यू क्या है? 0, तो यानी 0 इज़ लेस दैन 10, तो ये कंडीशन ट्रू है। और आपने याद रखना है कि इसके बाद इस वाले स्टेटमेंट इटरेशन स्टेटमेंट को नहीं देखा जाएगा। आपने ये कान खोल कर सुनना है कि इनिशियलाइजेशन और कंडीशनल स्टेटमेंट के बाद इसको नहीं देखा जाता, इंक्रीमेंट अब नहीं किया जाता, इसको इंक्रीमेंट इसके बाद किया जाता है। जब हमारा कंडीशन ट्रू होता है तो ट्रू होने के बाद इसको फिर कोड एग्जीक्यूट होता है, इसका कोड रन होता है। कोड रन होने के बाद ही इसको फिर क्या किया जाता है? इंक्रीमेंट किया जाता है। तो कान खोल कर ये बात सुनिए कि इनिशियलाइजेशन और कंडीशनल स्टेटमेंट के बाद कोड को रन किया जाता है, कोड को एग्जीक्यूट किया जाता है। एग्जीक्यूशन के बाद ही इस पर हम स्टेप पर आते हैं, सही है। तो इसको तो कंडीशन तो ट्रू हो गई कि 0 इज़ लेस दैन 10, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू console.log मैंने आई कर दिया, और आई क्या था? 0 था। मैंने कह दिया ना कि आई को इमेजिन कर ले कि ये 0 है, क्योंकि इसको मैंने कह दिया कि तुम 0 हो, तुम्हारी वैल्यू 0 है। तो ऐसा समझ गया कि ठीक है मैं 0। तो फिर मैंने console.log आई कर दिया, और आपको तो पता है कि आई 0 है। तो मुझे पहली चीज़ क्या दिखेगी? मुझे पहली चीज़ क्या दिख रही थी? आप इस पर ध्यान दें कि मुझे पहली चीज़ क्या दिख रही थी। मुझे पहली चीज़ क्या दिख रही थी? मुझे पहली चीज़ दिख रही थी 0। इधर नीचे देखिए टर्मिनल में मैंने जो हाईलाइट किया ये 0 है। तो मैंने इसलिए ये 0 है क्योंकि पहले वैल्यू इसकी क्या थी? 0 थी। अब 1 कैसे आ गई? तो ये भी समझाता हूँ। पर ये कोड एग्जीक्यूट होने के बाद क्या काम होता है आपको पता है? ये फिर जाता है इस वाले स्टेप के अंदर, यानी इटरेशन वाले स्टेप के अंदर, इटरेशन वाले स्टेटमेंट के अंदर इसको इटरेट किया जाता है। यानी 0 मैं इधर लिखता हूँ, इसने कहा कि 0 + 1, 0 के अंदर 1 को ऐड कर दो, और 0 + 1 से क्या आता है? 0 + 1 = 1। यानी इसका मतलब क्या है कि इधर 0 की वैल्यू चेंज हो गई किस में? 1 में। और जब 1 में चेंज हो गई
तो इसके बाद ये स्टेप ख़त्म होके इधर आएगा। और ये बात भी आपने कान खोल कर सुननी है, ये बात भी आपसे पूछी जा सकती है कि फॉर लूप के अंदर या किसी भी लूप के अंदर हमारे पास ये जो इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट होता है ये कितनी बार रन होता है। तो आपका जवाब होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक बार, क्योंकि इसको हमने वेरिएबल को हमने सिर्फ एक बार ही इनिशियलाइज़ करना होता है, बार बार तो हम उसको इनिशियलाइज़ नहीं करेंगे। बस मैंने जब एक बार कह दिया कि तुम 0 के बराबर होगी तो बस ये इनिशियलाइज़ हो गया। इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट हमारे इधर तक ही थी, इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट आगे नहीं होगी, बस इधर तक ही हमारी इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट होगी। तो मैंने फिर जब इसकी वैल्यू इधर 0 से 1 कर दी तो फिर ये इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट तो नहीं होगा, तो उसको मैंने अभी इसको स्किप कर दे, इसी स्टेटमेंट को अब जहन से बस उतार दे। अभी तो ये इधर होगा लेकिन ये वाला स्टेटमेंट अब नहीं चलेगा, बस ये सिर्फ इसका एक बार ही चलना होता है। फिर इधर मैंने i इज़ लेस देन और इक्वल टू i इज़ लेस देन 10, यानी i के अंदर क्या था 1 था, क्योंकि 0 से वो 1 बन गया, सही है। तो i इज़ लेस देन 10 यानी 1 इज़ लेस देन 10, तो कंडीशन तो ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा, यानी i के अंदर क्या था 1 था, तो 1 को हमने कर दिया प्रिंट, यानी i को हमने कर दिया प्रिंट, तो i के अंदर क्या था 1 था, तो इसलिए हमें 1 दिख रहा है। टर्मिनल के अंदर देखे हमें 0 के बाद 1 दिख रहा है। सो अभी क्या होगा, जिस तरह मैंने 1 के लिए बताया तो उसी तरह 2 के लिए भी होगा। जब हमें 1 प्रिंट हो गया तो उसी के बाद फिर हमें जब हम इस कंडीशन इस इटरेशन स्टेटमेंट के पास जाएंगे, इटरेशन वाले स्टेटमेंट के पास जाएंगे, तो इसने देखा कि ये तो 1 वैल्यू है, तो अभी इस 1 के अंदर ऐड कर दो किसको, क्योंकि इंक्रीमेंट करता है। इंक्रीमेंट क्या करता है, वो i प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट है, जो कि इसके बारे में मैंने आपको बताया भी है डिटेल के साथ। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के अंदर मैंने ऐड किया है। मैंने कह दिया कि i की वैल्यू तो 1 है, और इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करता है 1 ऐड करते हैं किसी भी नंबर के अंदर। तो 1 के अंदर मैंने 1 ऐड कर दिया, तो वो किसके बराबर होगा 2 के। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 1 से बन गया, अब ये वैल्यू i की वैल्यू 2 बन गई। और इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट में फिर से भी बताता हूँ कि वो नहीं चलेगा, वो सिर्फ एक बार ही चलता है। तो इधर अब कंडीशनल स्टेटमेंट चलेगा। तो अब इस i के अंदर क्या है 2 है, तो 2 इज़ लेस देन क्या है 10 है, तो इसका मतलब है कि i इज़ लेस देन 10, i के अंदर 2 है वैल्यू, तो 2 इज़ लेस देन 10। तो अब क्या होगा, यानी कंसोल डॉट लॉग हम अब 2 को कर रहे हैं, i के अंदर वैल्यू है 2, तो हमें टर्मिनल में शो होगा 2, इस वजह से मुझे 2 दिख रहा था। तो इसी तरह से मुझे 3, अभी सबके लिए अगर मैं बताऊंगा तो मेरा तो गला बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। तो 2 के लिए भी चलेगा, 4 के लिए, 3 के लिए भी चलेगा, 4 के लिए भी चलेगा, 5 के लिए भी चलेगा, जिस तरह मैंने बता दिया। तो इसी तरह काम इसके लिए भी होगा। और फिर मैं दिखाता हूँ एंड में एक काम होता है, उसको भी मैं बता देता हूँ। इधर सबसे एंड में क्या वैल्यू आई है 9। तो जब अभी मैं सिर्फ 8 से स्टार्ट करता हूँ अभी, क्योंकि सब के लिए 7 तक तो सबके लिए उसी तरह ही काम होगा। पर जब इसके अंदर 9 के लिए बताता हूँ, सॉरी, जब मैंने कंसोल डॉट लॉग इधर वैल्यू क्या थी, i की वैल्यू 8 थी, जब उसके अंदर 1 ऐड हो गया तो वो 7 हो गई, और 7 सॉरी वो 9 हो गई। तो 9 इज़ लेस देन 10, तो ये बात तो ट्रू है। 9 इज़ लेस देन 10, तो 9 10 से कम है, तो 9 10 से कम है, तो इस 9 को प्रिंट कर दो, यानी i को प्रिंट कर दो, तो वो हमें इधर प्रिंट हो गया। फिर इसके बाद आप सोचेंगे कि लूप तो रुक गया, लेकिन लूप नहीं रुकता। लूप क्यों नहीं रुकता, लूप तभी रुकता है जब वो कंडीशन फॉल्स कर दे। जब हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाए, जब हमारा ये कंडीशनल स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए, तभी हमारा लूप ख़त्म होता है, वरना हमारा लूप ख़त्म नहीं होता। सही है। तो फिर ये जब वैल्यू 9 है तो ये इस इटरेशन वाले स्टेटमेंट के अंदर जाएगा, फिर देखेगा कि 9 के अंदर 1 को ऐड कर दो, जो कि किस चीज़ के बराबर है 10 के। सही है। इसका मतलब है कि i की वैल्यू हो गई 10, i की वैल्यू क्या हो गई 10। तो अब इसके अंदर क्या मौजूद है, i के अंदर 10 मौजूद है। अब आप इसको गौर से देखें, क्या 10 कम है 10 से, मैंने लिखा है 10 लेस देन 10, तो क्या 10 लेस देन 10 है, बिल्कुल भी नहीं। ये कंडीशन फॉल्स हो गई है। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, यानी i की वैल्यू अंदर 10 है, तो 10 इज़ लेस देन 10, तो कंडीशन इसने तो फॉल्स कर दिया कंडीशन। तो आगे की तरफ बिल्कुल भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, आगे की तरफ बिल्कुल भी ये कोड रन नहीं होगा।
यानी हमें कंसोल नहीं होगा 10, इसलिए हमें सिर्फ 9 तक प्रिंट हो रहा है, 9 तक लिमिट है इस लूप का। कंडीशन मैंने इधर तक ही लगाई है। तो ये था पूरा का पूरा, जितना मुझसे हो सकता था मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, जितना मैं एक्सप्लेन कर सकता था तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया। अगर फिर भी इसके अंदर मैंने कुछ छोड़ा हो, फॉर लूप के अंदर मैंने कुछ गलती की हो, जो चीज़ें मुझसे रह गई हो, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तब भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये था मेरा एक्सप्लेनेशन अबाउट फॉर लूप। तो फॉर लूप को तो मैंने जितना मुझसे हो सकता था मैंने उसको बिल्कुल ही एक्सप्लेन कर दिया, स्टार्ट से एंड तक एक एक चीज़ बता दी, एक एक स्टेटमेंट बता दिया। तो ये था चैप्टर नंबर 18 फॉर लूप्स के बारे में। तो वीडियो को इधर ही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 19 के साथ। सो शुक्रिया इस वीडियो तक आपने अगर हमारी वीडियो देखी है तो वीडियो को देखकर उसके बाद उसको, या वीडियो से पहले भी हो सके या वीडियो के बाद भी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको बिल्कुल ही सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, तो ये था फॉर लूप के बारे में। बहुत ही मुझसे जब हो सकता था मैंने फिर भी कहता हूँ कि इसके अंदर मैंने जो जो चीज़ें बताई है, जो जो मेन पॉइंट मैंने बताई है, तो उसको आप नोट कर दे, अपने आप के लिए एक नोट्स ले लें और उसके अंदर ये चीज़ें नोट कर दे जैसे मैंने लिखी है। ये मैंने अपना नोट्स बनाया है, इसके अंदर मैं मेन पॉइंट्स लिखता हूँ, जो जो चीज़ें मुझे मिलती है तो मैं इसके अंदर वो लिखता हूँ, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसी तरह आप भी नोट्स ले लें। जितना मैं जो कुछ सीखता हूँ मैं नोट से सीखता हूँ, जो कुछ मैं लिखता हूँ, जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।